नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट नेशनल और आपके साथ में विजेंद्र सिंह। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फर्स्ट इंडिया के चैनल हेड जगदीश चंद्र ने शिष्टाचार मुलाकात की। राजभवन में हुई इस मुलाकात के दौरान चैनल हेड जगदीश चंद्र ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को फर्स्ट इंडिया अखबार की एक प्रति भी सौंपी, जिसमें पीएम मोदी से जुड़ी 11 अनटोल्ड स्टोरी का संकलन है। इस संकलन को राज्यपाल धनखड़ ने एक सुंदर संकलन बताया, साथ ही फर्स्ट इंडिया के इस प्रयास की सराहना भी की। द हिंदू में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन का लेख, और उसमें लिखा है कि संविधान निर्माताओं ने नहीं की थी अखंड भारत की परिकल्पना। संविधान और अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रही है केंद्र सरकार। दरअसल ब्रिटिश ने भी नहीं बनाई थी इस तरह की सर्वाधिकार संपन्न सरकार। बीजेपी ने जीएसटी लागू करके राज्यों के आर्थिक अधिकार को छीन लिया है। दरअसल स्टालिन ये बताना चाहते हैं कि राज्य टैक्स के पैसे से चलता है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों के पास वो टैक्स का पैसा सीधा नहीं आता, वो पहले केंद्र के पास जाता है और फिर केंद्र से राज्यों के पास जाता है। और इसीलिए स्टालिन कह रहे हैं कि सारा टैक्स केंद्र के पास और राज्यों को उनका अधिकार देने का प्रावधान जीएसटी के बाद शुरू हुआ। राज्यों को आधा अधूरा हिस्सा भी इस समय केंद्र सरकार नहीं दे रही। वो उदाहरण के साथ बताते हैं कि केंद्र सरकार पर तमिलनाडु का इस समय 21,000 करोड़ रुपए का बकाया है। क्या राज्यों के साथ भेदभाव कर रही है केंद्र की सरकार? ये सवाल भी खड़ा हुआ है। हालांकि इस तरीके के आरोप राज्य सरकार, राजस्थान की सरकार भी केंद्र पर लगाती है कि जीएसटी का सही पैसा उनके पास नहीं पहुंच रहा। 15,000 करोड़ के आसपास का बकाया बताया जाता है। तो सवाल यही खड़ा होता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में जो सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं वो अदा करता है टैक्स। अगर वो केंद्र जीएसटी के मद से अपने खाते में ले रहा है तो उसका क्या सही वक्त पर सही प्रपोर्शन में राज्यों तक वो पहुंच नहीं रहा। स्टालिन उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। और अब बात करते हैं श्रीलंका की, जहां महंगाई की मार कुछ इस तरीके की है कि सेना और जनता सड़क पर आमने सामने है और कोलंबो में अब तक का सबसे बड़ा जन आंदोलन देखने को मिला है। आर्थिक संकट से त्रस्त श्रीलंका के लोगों का सरकार के खिलाफ सड़कों पर आकर प्रदर्शन लगातार जारी है। राष्ट्रपति सचिवालय का घेराव करने के लिए हजारों लोग पहुंच गए। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने जिस तरीके से उनके खिलाफ नाराजगी है, जनता चाहती है कि राजपक्षे राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दें। ये मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों के हाथ में तरह तरह की तख्तियां रही। इस दौरान पोस्टर वो लहराते नजर आए। राजपक्षे परिवार को चोर बता रही हैं प्रदर्शनकारी। और जिस तरीके से राजपक्षे परिवार के नेतृत्व में श्रीलंका न सिर्फ 7 लाख करोड़ के कर्जे में डूबा, बल्कि उसकी वजह से आर्थिक नीतियां फेल हुई और महंगाई चरम पर पहुंच गई। हालांकि भारत की तरफ से डीजल और खाद्यान्न की हेल्प सहायता श्रीलंका को दी गई और उसका वेलकम न सिर्फ पुराने क्रिकेटर्स ने किया, चाहे वो जयसूर्या हो या फिर बाकी हो, बल्कि वहां की आवाम ने भी उसके लिए धन्यवाद दिया। श्रीलंका के अंदर हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। राष्ट्रपति का घेराव करने के लिए लोग काफी संख्या में पहुंचे और वो राजपक्षे से इस्तीफे की मांग करने लगे। जंगली हाथियों से मुठभेड़ के बाद बीएसएफ के 6 जवान घायल हो गए। ओडिशा के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी के साथ वो प्रशिक्षण ले रहे थे। ओडिशा में नक्सलियों से निपटने के लिए एसओजी बनाई गई है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि नक्सलियों से भिड़ंत से पहले हाथियों के साथ आमना सामना होगा, जंगली हाथियों के साथ। दरअसल शुक्रवार रात घने जंगल में प्रशिक्षण ले रहे थे बीएसएफ के जवान और इस बीच हाथियों ने उन पर हमला कर दिया। 6 जवान घायल हो गए, 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और बीएसएफ के 3 जवानों को भुवनेश्वर के एम्स में भर्ती किया गया है। डेकानाल कटक के हाथियों का कॉरिडोर है। ये अभ्यारण्य और प्रैक्टिस के दौरान, प्रशिक्षण के दौरान
हाथियों से आमना सामना हुआ, 6 जवान घायल हो गए। और अब बात करते हैं यूपी के मुख्यमंत्री की। दरअसल ट्विटर पर वो लगातार सक्रिय है, लेकिन उनका ट्विटर हैंडल करीब आधे घंटे तक हैक हो गया। बात है शनिवार रात की, करीब 29 मिनट तक मुख्यमंत्री का ट्विटर हैंडल हैक रहा। इस दौरान हैकर ने मुख्यमंत्री के अकाउंट से इन 29 मिनट में 400 से 500 ट्वीट कर डाले। बाद में यूपी सरकार की तरफ से हिंदी में खुलासा किया गया। 9 अप्रैल की रात 12:30 पर @CM ऑफिस यूपी अकाउंट हैक हुआ। कुछ ही समय के बाद अकाउंट को रिकवर कर लिया गया। लगभग 29 मिनट के आसपास लगे अकाउंट को रिकवर करने के लिए, लेकिन तब तक हैकर 400 से 500 ट्वीट कर चुका था। मुख्यमंत्री के ट्विटर अकाउंट पर 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर हैं। एक दूसरे के पाले में आमने सामने हो रही टीआरएस और बीजेपी। तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेताओं का दिल्ली में विरोध प्रदर्शन। तेलंगाना के किसानों की उपज नहीं खरीदने का आरोप लगाया गया। तेलंगाना में 14 अप्रैल से बीजेपी निकालेगी जनादेश यात्रा। 31 दिन की यात्रा में बीजेपी तैयार करेगी टीआरएस के खिलाफ माहौल, और इस मौके पर रैली को संबोधित कर सकते हैं गृह मंत्री अमित शाह। कई बड़े बीजेपी नेता भी जनादेश यात्रा में शिरकत कर सकते हैं। और अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में कांग्रेस के हाथ से सत्ता तो चली गई, लेकिन क्या अब सांसद भी धीरे धीरे हाथ का साथ छोड़ने वाले हैं? क्या बीजेपी में जाने वाले हैं लुधियाना के सांसद बिट्टू? ये सवाल खड़ा हो रहा है। बजट सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन इस दौरान अमित शाह के आसपास बिट्टू लगातार दिखते रहे। लुधियाना के कांग्रेस सांसद है रवनीत सिंह बिट्टू। वो किसी ना किसी बहाने हर दिन अमित शाह से मुलाकात भी करते थे। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के हाथ से रवनीत सिंह बिट्टू अपना हाथ छुड़ाना चाहते हैं और अपने हाथ में कमल को खिलाना चाहते हैं? क्या कांग्रेस से पल्ला झाड़ना चाहते हैं रवनीत सिंह बिट्टू? 2 सालों के बाद धूमधाम से मनाया जाएगा सिविल सर्विस डे। महामारी के कारण कोरोना की वजह से 2 सालों से यह आयोजन नहीं हो रहा था। इस साल 21 अप्रैल को विज्ञान भवन में यह कार्यक्रम होगा, और इस मौके पर 48 पुरस्कार वितरित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनमें पिछले 2 सालों से लंबित पुरस्कार भी शामिल हैं। श्रेष्ठ नागरिक सेवाओं के लिए अफसरों को पुरस्कार दिए जाते हैं, ताकि न सिर्फ उनका मनोबल बरकरार रहे, बल्कि बाकी जो सिविल सर्विसेज के अधिकारी हैं उनके अंदर भी एक जोश पैदा हो कि अगर वो बेहतर काम करेंगे तो बेहतर परिणाम आएंगे, उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और बात करते हैं संडे एक्सप्रेस में संडे स्टोरी, द संडे प्रोफाइल। मिनिस्टरिंग बम्बई। कर्नाटक के अनिच्छुक मुख्यमंत्री समाजवादी पृष्ठभूमि के बसवराज बोम्मई गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था 2023 के चुनाव में रहेगा बोम्मई का नेतृत्व, और शाह के मुताबिक बोम्मई के मुख्यमंत्री बनने से कर्नाटक के अंदर बीजेपी मजबूत हुई। लेकिन मुख्यमंत्री बनने के महज 6 महीने के बाद बोम्मई का विरोध शुरू हो गया। पार्टी के भीतर विरोध के अलावा कट्टर दक्षिणपंथी भी राज्य में सक्रिय हो गए। हिजाब विवाद के साथ ही मंदिरों में त्योहारों के दौरान मुस्लिमों का विरोध और समाजवादी पृष्ठभूमि होने से मुंबई के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल है। कोई पद स्थायी नहीं होता, ये पहले ही बसवराज बोम्मई कह चुके हैं। बीजेपी की फैसला करने वाली सर्वोच्च संस्था संसदीय बोर्ड है। यह संसदीय बोर्ड शब्द आपने कई बार सुना होगा। जब भी बीजेपी के अंदर कोई फैसला लेना होता है, मसलन कि कहां का कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री दावेदार होगा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, तो हर नेता के जरिए यही कहा जाता है कि यह फैसला संसदीय बोर्ड लेगा। बीजेपी के संसदीय बोर्ड को वर्तमान स्थिति में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल बीजेपी के संसदीय बोर्ड में 11 सदस्य
और इनमें से 4 सदस्यों की जगह खाली है। यानी कि लगभग आप मानकर चल सकते हैं कि 25% पद अभी खाली चल रहे हैं उस संसदीय बोर्ड के अंदर, जिसके जरिए बीजेपी की तमाम बड़े फैसले लिए जाते हैं। अब सवाल यह है कि वो 4 सदस्य कौन जिनकी वजह से ये सीटें खाली हुई हैं। अरुण जेटली, वो अब दुनिया में नहीं है। सुषमा स्वराज, उनका भी निधन हो गया। 2 जगह ये खाली हुई। तीसरी जगह खाली हुई थावरचंद गहलोत की वजह से, क्योंकि वो रिटायर हो गए। और चौथी जगह खाली हुई उपराष्ट्रपति बनने के बाद वेंकैया नायडू की वजह से। इसके बाद से 7 सदस्य ही संसदीय बोर्ड में, और वो ही फैसले ले रहे हैं। हालांकि इसको लेकर भी 2 मत हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि 7 सदस्य संसदीय बोर्ड में वर्तमान स्थिति में कौन कौन है, क्योंकि 4 जो खाली पद पड़े हैं लंबे वक्त से, उनको अभी तक भरा नहीं गया है। ये 7 सदस्य हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और बीजेपी में चाणक्य की भूमिका निभाने वाले अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और इसमें 7वां नाम है बीएल संतोष का। ये 7 सदस्य वर्तमान में बीजेपी के संसदीय बोर्ड के अंदर मौजूद हैं और 4 सीटें खाली हैं। कमाल की बात यह है कि कोविड महामारी के बाद शायद मुश्किल से ही संसदीय बोर्ड की कोई बैठक हुई होगी। तो फिर फैसले कैसे होते हैं? जो जानकारी उसके मुताबिक मोदी, शाह और नड्डा ये फैसले लेते हैं। यानी कि प्रधानमंत्री, बीजेपी के चाणक्य, गृह मंत्री और पार्टी अध्यक्ष, 7 में से 3 सदस्य फैसला लेते हैं और अन्य सदस्यों को फोन पर सूचना दे दी जाती है। मसलन राजनाथ सिंह को, नितिन गडकरी को, बीएल संतोष को सूचना पहुंचा दी जाती है। तो जरा इसको एक बार फिर समझते हैं। बीजेपी के संसदीय बोर्ड में 11 सदस्य होने चाहिए। वर्तमान स्थिति में 4 सदस्य या तो रिटायर हुए या उपराष्ट्रपति बन गए एम वेंकैया नायडू, और 2 अब दुनिया में नहीं हैं और उनकी जगह किसी को अभी तक लाया भी नहीं गया। तो पहले तो 25% पद खाली हैं संसदीय बोर्ड के अंदर। उसके अलावा जो 7 हैं उनके लिए भी कहा जाता है कि फैसले सिर्फ 3 लोग लेते हैं, मोदी, शाह और नड्डा। अब इसको जरा जोड़कर देखिए। जब यह कहा जाता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से कि बीजेपी में फैसले सिर्फ 2 लोग लेते हैं, तो उनका इशारा शायद संसदीय बोर्ड की तरफ ही होता है, जिसमें 11 में से सिर्फ 7 सदस्य, उनमें से सिर्फ अमूमन मोदी और शाह फैसला लेते हैं और बाकियों को सूचना दे दी जाती है। संसदीय बोर्ड में खाली 4 पदों की नियुक्ति की कोई तैयारी अभी तक नहीं है और योगी के समर्थकों को संसदीय बोर्ड में जगह मिलने की उम्मीद है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बीजेपी विरोधी मोर्चे की कमान नहीं संभालना चाहते शरद पवार। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस के बगैर नहीं बन सकता विपक्षी मोर्चा। सामना के संपादक संजय राउत ने चलाया था पवार का नाम। इन दिनों शिवसेना से ज्यादा राकापा के नजदीक दिख रहे हैं संजय राउत। प्रशांत किशोर ने कहा था पवार को लड़ना चाहिए राष्ट्रपति चुनाव। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बदल गए समीकरण। ममता बनर्जी पीछे रह गई। कांग्रेस ने भी नहीं बुलाई विपक्ष की बैठक। सदन में रणनीति तय करने के लिए हर बार कांग्रेस बैठक बुलाती है। इस बार संसद सत्र के दौरान कांग्रेस ने विपक्ष की बैठक नहीं बुलाई। ऐसे में विपक्ष के प्रमुख नेता के रूप में उभर रहे हैं शरद पवार। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम और उनके 2 बेटों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। कोतवाली क्षेत्र के सर्किल ऑफिसर अरविंद चौरसिया ने जानकारी दी। याकूब कुरैशी को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची थी पुलिस। कुरैशी परिवार के गैर हाजिर मिलने पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया।
कुरैशी पर लाइसेंस रद्द होने के बाद भी फैक्ट्री चलाने का आरोप है। कुरैशी की फैक्ट्री से 6000 किलो मांस, 1200 किलो हड्डी बरामद। और अब बात करते हैं पाकिस्तान की, जिसे कल मिलेगा नया वजीर-ए-आज़म यानी कि प्रधानमंत्री। दोपहर 2 बजे सदन में चुना जाएगा पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री। विपक्ष की तरफ से पीएमएलएन की शहबाज शरीफ होंगे पीएम पद के उम्मीदवार। वहीं इमरान की पार्टी से शाह महमूद कुरैशी होंगे पीएम पद के लिए उम्मीदवार। इमरान सरकार में विदेश मंत्री रह चुके हैं शाह महमूद कुरैशी। विपक्ष ने शहबाज शरीफ को संयुक्त उम्मीदवार बनाया और ऐसे में मानकर चलिए उनकी जीत लगभग तय है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा उनके पास है। शहबाज शरीफ ने भारत को लेकर कहा कि हम भारत के साथ शांति चाहते हैं। कश्मीर मुद्दे के समाधान के बिना शांति संभव नहीं, और इसका इशारा फर्स्ट इंडिया ने कल ही कर दिया था कि नए प्रधानमंत्री जो भी होंगे वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए सबसे पहले कश्मीर का राग अलापे। इस्लामाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए बोले शहबाज, कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता राष्ट्रीय सद्भाव है। विपक्षी नेताओं की परामर्श से नई कैबिनेट का गठन किया जाएगा, यानी जो अलग अलग पार्टियां इमरान खान की सत्ता से बेदखली के लिए एक साथ आई थी, अब वो कैबिनेट में किसको क्या हिस्सा चाहिए ये आपस में तय कर लिया जाएगा। वो कहते हैं कि हम देश की अर्थव्यवस्था को सुधार कर लोगों को राहत देने की कोशिश करेंगे। देश में एक नए युग की शुरुआत करेंगे और आपसी सम्मान को बढ़ावा देंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।